पहले 1 घंटे में हम लोग पेनिट्रेशन इंडेक्स करेंगे और दूसरा घंटे में हम लोग एनिलीन पॉइंट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है, बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव, देखो आपके पास अब मैं क्या लिखना है वो मैं दोनों प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा, ठीक है? फिर आपको रिकॉर्ड बुक में उस हिसाब से लिखना है। देखो, आपको एक तो ऑब्जेक्टिव लिखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, आज की डेट डालनी है, वो तो कॉमन है सारे में, राइट? इट्स ए कॉमन थिंग, ओके। और उसके बाद मैं फिर बताऊंगा। सो द एक्सपेरिमेंट नंबर 6 इज अ पेनिट्रेशन इंडेक्स एक्सपेरिमेंट। अब पेनिट्रेशन इंडेक्स एक्सपेरिमेंट है क्या, पेनिट्रेशन इंडेक्स है क्या? सो बेसिकली दिस प्रैक्टिकल इज फ्रॉम योर थर्ड चैप्टर, ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स में से ये प्रैक्टिकल लिया गया है। और पेनिट्रेशन इंडेक्स बेसिकली इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीस। पेनिट्रेशन इंडेक्स is a property of grease. This is your, it is a property of grease. Grease, we know this is your semi solid lubricants है। सेमी सॉलिड lubricants में आता है आपका, अगर हम पकड़ते हैं क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे, इट्स अ सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, राइट? तो सबसे पहली बात कि ये पेनिट्रेशन इंडेक्स है क्या, क्यों करना पड़ता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो व्हाट इज पेनिट्रेशन इंडेक्स, इंट्रोडक्शन देखते हैं। पेनिट्रेशन इंडेक्स बेसिकली पेनिट्रेशन ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ग्रीस, बेसिकली इट इज अ डेप्थ इन 10th ऑफ mm। देखो ये जो ये लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन एक बार मैं समझाऊंगा उसके बाद समझ में आ जाएगी। इट्स अ पेनिट्रेशन इज अ डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, पेनिट्रेट करना उसका मतलब होता है टू पास थ्रू, उसके अंदर से पसार होना या घुसना उसमें, ठीक है? सो पेनिट्रेशन ऑफ इंडेक्स, पेनिट्रेशन इंडेक्स इज अ डेप्थ इन 10th ऑफ मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर का जो 1/10 पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इट्स a 10th of mm that a standard cone, कोन मतलब एक मेटल का कोन होगा, मैं बताऊंगा आपको, फिगर भी दिखाऊंगा, वो आपके ग्रीस में ड्रॉप किया जाता है। और वो ग्रीस की क्वालिटी के हिसाब से वो अंदर कितना घुसता है, कितना पेनिट्रेट होता है, राइट? वो आपको मेजर करना है। क्वेश्चन इज कि सर इससे फायदा क्या होगा, क्यों कर रहे हैं ये? This analysis will give you the consistency of grease. Consistency is the term used for the checking of quality of grease. आपके ग्रीस की क्या क्वालिटी है वो चेक करने के लिए कंसिस्टेंसी मेजर करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा रीडिंग आना, राइट? एक जैसा रीडिंग आना। रिपीटेबिलिटी और एक्यूरेसी का मतलब होता है एक ही रीडिंग बार बार आना। रिमेंबर, जैसे मेरा रीडिंग है 10, लेकिन मेरा रीडिंग आ रहा है 9.2, तो इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, बट मैंने 5 बार रीडिंग लिया तो 9.2 ही आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट वैल्यू। इट्स नॉट एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन अगर मेरा रीडिंग 10 है और मेरा 5 बार रीडिंग लिया तो 10 के 10 ही आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड एक्यूरेट। देखो ये डिफरेंस है एक्यूरेट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन में, राइट? तो प्रिसीशन इज डिफरेंट एंड एक्यूरेसी इज डिफरेंट। प्रिसीशन का मतलब होता है कि एक ही चीज को आप रिपीट कर रहे हो तो उसका रीडिंग सेम आ रहा है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ा हट के आ रहा है, बट उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। और अगर मैं 5 बार रिपीट कर रहा हूं, 10 बार रिपीट कर रहा हूं, इफ माई रीडिंग इज कमिंग सेम एंड एक्यूरेट, मतलब जो रीडिंग आना चाहिए वही आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी, राइट? अच्छा, ग्रीस सबको पता है, सब लोगों ने ग्रीस देखा है, कितने लोगों ने ग्रीस नहीं देखा है? जरा कोई सर मुझे मतलब बताएगा। ग्रीस वही ना, क्रीम होता है व्हाइट कलर का, पेट्रोलियम जेली पे। हाँ, पेट्रोलियम जेली जैसा अपने साइकिल में और बाइक में सब में लगाते हैं ना, ऑटोमोबाइल में, राइट? आप लोगों को तो मैकेनिकल वाले हो तो आप लोगों को ग्रीस को समझना ही पड़ेगा आगे जाके। ग्रीस, हाँ ऑयलिंग, दिखा है दिखा है। ल्यूब्रिकेशन वो तो करना ही पड़ेगा, राइट? सब लोगों ने देखा है।
आपने देखा होगा वो एकदम सॉफ्ट मस्त स्मूथ सा एकदम सेमी सॉलिड जैसा कंपाउंड होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रीस अच्छे से नहीं बना है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसमें क्या आता है? ग्रीस में पता है क्या होता है अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है? बताइए, वो कोई सर बताए। वेस्ट पार्टिकल्स बहुत होते हैं उसमें। यस, और उसको हम बोलते बुलाकड़न हैं, और सब। उसको हम बोलते हैं लंप्स। और उसको हम अगर हिंदी या गुजराती में बोलते हैं तो बोलते हैं ग्रीस अच्छा नहीं है। बोला क्यों? बोला इसमें गट्ठे गट्ठे आते हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड हिंदी लंपी पार्टिकल्स या लंप्स आते हैं। लंप्स मतलब गट्ठे गट्ठे, गांगड़ा जेने कहेवाय गुजरातीમાં, राइट? गट्ठा પણ કહેવાય गुजरातीમાં। तो एकदम स्मूथ नहीं होगा, तो वो अच्छी क्वालिटी का ग्रीस नहीं है। और अगर अच्छी क्वालिटी का ग्रीस है तो उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक होगी डेफिनेटली। कौन सी? एक तो वो सॉफ्ट एंड स्मूथ होगा, और दूसरा उसमें कोई भी लंप्स नहीं होंगे, गट्ठे नहीं होंगे। तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट ग्रीस। यूनिफॉर्म होगा, एकदम बढ़िया सा यूनिफॉर्म, एक जैसा पूरा, राइट? सो बाय दिस वे वी कैन कंफर्म द क्वालिटी ऑफ ग्रीस। अब ये कैसे करेंगे वो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, तो मजा आएगा आपको और, राइट? अच्छा, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया है जो आपके डिस्टेंस को मेजर करता है 1/10 of mm में। और कोन को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से गिराते हैं। किसमें? ग्रीस में। वो आप प्रैक्टिकल देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ग्रीस में गिराते हैं, और वो ऑब्वियसली ग्रीस इज सेमी सॉलिड, और मेटल का कोन है तो अंदर घुसेगा। लेकिन अगर नीचे लंप्स होंगे, गट्ठे होंगे, तो क्या होगा? अटक जाएगा कहीं, राइट? और कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। मैं 5 बार रीडिंग लूंगा, 4 बार रीडिंग लूंगा, अलग अलग डिस्टेंस आएगा या अलग अलग मेजरमेंट्स आएगा। तो वो चीज अगर आती है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ग्रीस इज नॉट कंसिस्टेंट, राइट? चलिए, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखता है, देखिए। ये इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप उसको अच्छे से देखोगे, सी, दिस इज अ स्केल। स्केल जन ये जो स्केल होता है आपका, ये जो स्केल है, दैट इज 0 to 400 का स्केल होता है। 0 to 400 का स्केल होता है। अच्छा, हमको पता है कि अगर कोन को मैं इतना नीचे से गिराऊंगा तो वो एमएम में जाएगा, राइट? लेकिन वो एमएम हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या किया गया है, जो भी स्केल है उसको 10 टाइम्स बढ़ाया गया है। वो मेजरमेंट एमएम में करता है, लेकिन द मेजरमेंट विल बी डन 10 टाइम्स मोर। तो समझ में आ गया कि अगर मेरा 10 रीडिंग आता है तो मेरा कितना एमएम आया? बताओ। मेरा अगर 10 रीडिंग आता है तो मेरा एमएम कितना 100 आया? 100 100 100 नहीं बेटा, 100। 1 आया, तो 1। मैंने 10 सर गुना आपने बोला बढ़ाया। 10 टाइम ज्यादा। हाँ हाँ, सर। तो स्केल मैंने 10 गुना ज्यादा बढ़ाया हुआ है। ये जो राउंड शेप दिख रहा है ना आपको अच्छा, पिक्चर, स्केल बड़ा हुआ है। ओके ओके। स्केल जो है वो 10 टाइम्स बढ़ाया हुआ और मैग्नीफाई किया हुआ स्केल है। क्योंकि 1 mm मैं मेजर ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 10 mm मेजर कर पाऊंगा आराम से, राइट? तो यस ऐसे सर, ही गॉट इट। बेसिकली ये स्केल है 0 to 40 का, लेकिन वो स्केल को 0 से 400 में बढ़ाया गया है, राइट? तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्केल का मेजरमेंट क्या है, ये पूछते हैं एग्जाम में। ये जो है वो आपका जो है, ये आपका कोन है, मेटल कोन है, राइट? ये जो है आपका, इसमें आपका ग्रीस भरा हुआ है, ये ग्रीस भरा हुआ है, राइट? और ये जो है आपका स्केल है। ये सारे आपके एडजस्टमेंट है, वो आपको जब हम करेंगे, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तब दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? तो आपको और समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। ये एक फिगर है, सिंपल सी। ओके। यस। अभी प्रोसीजर क्या करनी है इसके लिए? प्रोसीजर क्या करनी है कि आपको, मैं यहाँ फिगर में दिखाता हूँ तो और मजा आएगा। सबसे पहले आपको ये ग्रीस का बाउल भरना है, उसका पूरा लेवल अच्छे से फ्लैट करना है। प्रैक्टिकल में आप देखोगे। उसके बाद ये कोन को वो ग्रीस के लेवल से अराउंड 3 to 5 mm, 2 to 5 mm या 3 to 5 mm अबाउ रखना है। टच नहीं करना है, और एकदम ऊपर भी नहीं रखना है। टच नहीं करना है और ऊपर भी नहीं रखना है, राइट? तो
एकदम 2 से 3 या 5 mm के स्लाइड, मतलब आपका लेवल है उससे ऊपर रखना है, सेट करना है, राइट। अब यहां पर एक नीचे छोटा सा बटन होगा। अच्छा, ये स्केल को 0 रख देंगे हम लोग, राइट। और फिर हम वो बटन, ये जो छोटा सा बटन यहां पर दिया हुआ है, अपने में गोल बटन है, इसमें अलग है, यहां भी हो सकता है ये वाला, या उसको दबाएंगे तो ये कोन क्या होगा, सीधा फ्री हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा ग्रीस में। और ऐसा हमको 3 से 4 बार करना है, ऐसा हमको 3 से 4 बार करना है, 4 बार रीडिंग लेने हैं और एवरेज रीडिंग लेना है। हियर नो कांस्टेंट रीडिंग बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ग्रीस में कांस्टेंट रीडिंग पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, राइट। तो आपका 4 रीडिंग लेना है और 4 रीडिंग को एवरेज करके देना है, ठीक है, क्लियर। चलो, पेनिट्रोमीटर के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए? तो पेनिट्रोमीटर चाहिए, ग्रीस चाहिए, उसको रखने के लिए एक बाउल चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए साफ करने के लिए, और बीकर की जरूरत नहीं है। अगर बीकर मतलब इसमें कोई काम नहीं करेगा, है, गलती से शायद लिख दिया है, राइट। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो कोन है उसको परफेक्टली साफ कर देना है अच्छे से, फॉर ईच टेस्ट, जितनी भी बार करो। उसके बाद नीचे एक आपको कप रखना है, कप मतलब बाउल रखना है, और उसमें ग्रीस भरा होगा। ध्यान रखिए कि ये जो टेबल पे आप रखा हुआ है सारा, वो टीटर नहीं होना चाहिए, मतलब कि शेक नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए वो टेबल, राइट। उसके बाद आपको 0 सेट करना है पोजीशन में, आपका जो स्केल है उसको 0 सेट करना है। देन आपको वो जो टिप है उसको देखना है कि एक्यूरेट सेटिंग हर बार। एक बार आप 5 mm करोगे हाइट, दूसरी बार 15 mm हाइट करोगे, तीसरी बार 10 mm करोगे तो रीडिंग गलत हो जाएंगे, सीधी बात है। कोई भी ग्रीस के अंदर, ग्रीस इज अ सेमी सॉलिड सॉफ्ट चीज है, उसके अंदर अगर आप अलग अलग हाइट से कोन डालोगे तो उसका पेनिट्रेशन, मतलब उसमें घुसना, चेंज होगा, डेफिनेटली अलग अलग रीडिंग आएंगे। तो आपको हाइट हमेशा सेम रखनी है। उसके बाद उस कोन को रिलीज करना है, ड्रॉप करना है, और उसके बाद 5 सेकेंड प्लस और माइनस 0.1 सेकेंड चलेगा, 5 सेकेंड मिनिमम आपको दबा के रखना है वो, राइट, सो दैट वो कोन जो है वो रिलीज होके अंदर पूरा पूरा जितना पॉसिबल है उतना पेनिट्रेट हो जाए, राइट। वो रीडिंग जो आपका आएगा वो आएगा 0 से 400 के बीच में रीडिंग आएगा, राइट। और वो रीडिंग को आपको 10 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है? क्यों? एनलार्जिंग स्केल है इसलिए हमें उसको क्योंकि वो एक्चुअल में डायमंड कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाई वी आर गोइंग टू डिवाइड द रीडिंग? जैसे मेरा रीडिंग आया 225, तो मेरा एक्चुअल रीडिंग क्या होगा? व्हाट विल बी माय एक्चुअल रीडिंग? 22.5 22.5, क्योंकि हम लोग mm में मेजर कर रहे हैं, 1/10 ऑफ mm में, और उसको हम एनलार्ज किया हुआ है, इसलिए हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे, राइट। एंड रिपीट फॉर दिस 2-4 टाइम्स एंड रिपोर्ट द एवरेज वैल्यू, ओके। देखो, ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, बहुत सिंपल सा, एकदम इजी। पेनिट्रेशन नंबर, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, 4, और ये आपका रीडिंग आएगा mm, और mm में रीडिंग आएगा, बट हम 1/10 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए इसको 1/10 ऑफ mm बोलते हैं, राइट। और एवरेज रीडिंग हम यहां पर मेजर करेंगे, ओके। अच्छा, एक संस्था है, एक एक क्या बोलते हैं, एक एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट। एन, हाँ, एनएलजीआई। एनएलजीआई का मतलब होता है नेशनल ल्यूब्रिकेंट एंड ग्रीस इंस्टीट्यूट। कुछ जगह पर आपको लिखना लिखा हुआ मिलेगा नेशनल ल्यूब्रिकेटिंग एंड ग्रीस इंस्टीट्यूट, इट्स ओके। और एक है एएसटीएम। एएसटीएम एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है अमेरिकन सोसाइटी सोसाइटी फॉर
अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटीरियल्स। ऐसी जो संस्थाएं हैं वो आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज देती है। वी आर परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिकल एट 25 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन सी इन द स्लाइड दैट देर आर टोटल 9 ग्रेड्स हैं, 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, और हर एक की पेनिट्रेशन इंडेक्स आपकी देखो अलग अलग आ रही है। कोई मुझे एक चीज बता सकता है ये दो कैसे आया होगा? स्केल तो हमारा 400 का है। चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है? फाइन, उसके बाद में हम करेंगे। पहले हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है? अच्छा, जितना समझाया वो समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया? ग्रीस क्या है? यस सर। ग्रीस क्या है? तो बेसिकली आपको ये पता भी होना जरूरी है कि ग्रीस जो है आपका, जो ग्रीस है आपका, वो बनता कैसे है? तो बनता है बेस ऑयल से, मतलब एक हाइड्रोकार्बन ऑयल होंगे, उसके बाद थिकनर, क्योंकि ऑयल को थिक बनाना पड़ेगा, सेमी सॉलिड बनाना पड़ेगा, और उसके बाद एडिटिव्स डाले जाते हैं। ये हम थियरी में पढ़ेंगे। ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि डालना है। तो ग्रीस इज बेस ऑयल। देखो आप ग्रीस को टच करोगे तो वो ऑयली ही होता है, और इसको गर्म करोगे तो पिघल भी जाता है, ऑयल के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? सो ग्रीस इज अ बेसिकली मिक्सचर ऑफ बेस ऑयल, थिकनर एंड एडिटिव्स। एडिटिव्स आर ऑप्शनल। एडिटिव्स क्या होता है? एडिटिव ये वो चीज है जो आप एंटी रस्टिंग एजेंट या कलर या स्मेल या जो भी डालो, दैट इज ऑलवेज यू नो ऑप्शनल, ठीक है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स एंड एनएलजीआई, नेशनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस इंस्टीट्यूट। फाइन, लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल बहुत मजेदार है, इसमें बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल हमेशा बच्चे, एग्जाम होती है ना तो बच्चे प्रेयर करके आते हैं कि ये पेनिट्रेशन आ जाए बस मेरा। 5 7 10 मिनट में प्रैक्टिकल खत्म। चलिए, वीडियो दिख रहा है मेरा? यस यस सर। सर। फाइन। फाइन, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? This is our objective. Determine the penetration index of a given lubricating grease, chemicals, penetrometer, grease, bowl, tissue paper and beaker. Beaker यहाँ वहीं से उठाया हुआ है, ये तो कॉपी होगा, ठीक है? It's okay, fine. By mistake it has been printed. Now we will see. This is your actual penetrometer. हमने बताया था आपको। ये देखो आप 400 का स्केल दिख रहा है आप लोगों को सबको, 0 से लेके 400। 400 इज एक्चुअली 0, गोल घूम के आता है तो वो 400 हो जाता है। ओके, कैन सी 400 का स्केल आराम से देख सकते हैं परफेक्टली। एंड ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये वाला, ये आपका पुश बटन है जिसको हम दबाएंगे। ये दिस इज योर मेटल कोन, एकदम शार्प कोन होता है, राइट? इसमें 2 नॉब्स होते हैं यहाँ बीच में, वो भी हम दिखाएंगे आपको। यू कैन सी पीछे से पूरा इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है। सी, ये जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये नीडल यूज की जाती है, ऊपर नीचे की जाती है। कौन कितना नीचे गया इसको इधर लाएंगे तो वो स्केल घूमेगा। ये नीडल से हम सेट करेंगे। पहले हम वो नीडल को परफेक्टली 0 पे सेट करेंगे, फिर कोन को गिराएंगे, और गिराने के बाद हम उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, नीडल नीचे जितनी भी आएगी उसका मेजरमेंट हो जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर जो हम लोगों को हमेशा याद रखनी है। रिमेंबर, ये जो प्रैक्टिकल है ग्रीस का, उसमें ग्रीस
हैंडल करना एक थोड़ा तरीके का काम है, डिसिप्लिनरी एक्ट है थोड़ा सा। इफ यू विल नॉट फॉलो द प्रॉपर डिसिप्लिन, तो आपका हाथ बहुत गंदा होगा, धोते धोते थक जाओगे। दिस इज द ग्रीस विच वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, अभी हम ग्रीस को लेंगे, पूरा पहले किया हुआ है इसको तो खड्डा हो गया है क्योंकि कोन गिरा हुआ है। अब हम ये ग्रीस का लेवल बनाएंगे पहले प्रॉपर। दिस इज अ बाउल, ग्रीस को हम अच्छे से भरेंगे बढ़िया से, और उसके बाद फिर हम उसको लेवल बनाएंगे अच्छे से। एकदम स्मूथ लेवल होना चाहिए, एकदम अनइवन नहीं होना चाहिए, स्मूथ लेवल होना चाहिए, सो दैट आपका कोन परफेक्टली गिरे और उसमें पेनिट्रेट हो। मैकेनिकल वालों को तो ये बहुत सारी बार करना पड़ेगा आगे जाके आपको, राइट। इसको देखो अभी लेवल कैसे करते हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा या रूलर लेके 90 एंगल पे ऐसे घिस देने का, तो मस्त लेवल हो जाता है एकदम अच्छे से। तो नाउ लेवल इज देयर, राइट। अब हम इसको नीचे रखेंगे। अब हम कोन को सेट करेंगे। देखो, देर आर टू नॉब्स, एक बाहर की साइड का नॉब है जिससे हमारा ये निडल घूम रहा है, और अंदर की साइड का नॉब है, वो है आपका जीरो करने का नॉब है। बाहर का नॉब है रीडिंग लेने का, अंदर का नॉब है जीरो करने का। अभी ये पुश बटन है, देखो पुश किया, अब फोन ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम इसको एग्जैक्टली नीचे बिठाएंगे परफेक्टली, और उसको 2 से 5 mm एग्जैक्ट, बहुत ऊपर नहीं रखना है, 2 से 5 mm। ये सारे स्टैंडर्ड जो है ना कैसे करना है, वो सारे एनएलजी और एसटीएम करते हैं। देखो 2 से 3 mm या 5 mm हम ऊपर रखेंगे, ऐसे दूर से आप देखोगे तो ऐसे ही लगेगा इट इज टचिंग द लेवल, आपको ऐसा लगेगा ये टच कर रहा है, लेकिन ये टच नहीं कर रहा है एग्जैक्टली। उसमें 2-3 mm का फर्क है, और ये लेवल हमेशा मेंटेन होना चाहिए। एक बार 5 mm, एक बार 2 mm, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये अभी मेरा हो गया। अभी ये देखो, ये नीडल जो है वो क्या कर रही है। हाँ, इसको मैं जीरो करूंगा क्योंकि मेरा लेवल सेट हो गया, इसलिए मैंने जीरो कर दिया। सॉरी, नीडल टच किया, अभी मैं इसको जीरो करूंगा। ये देखो हो गया, ये जीरो कर दिया मैंने। अभी जीरो करने के बाद अंदर का जो नॉब है, दो नॉब है बाहर और अंदर, अंदर के नॉब से मैं जीरो करूंगा, ओके। और अब मैं इसको पुश करके ड्रॉप करूंगा, यू कैन सी। हाँ, अब ये ड्रॉप हो गया कौन। अब बाहर के नॉब से मैं घुमाऊंगा, जहां पर वो नीडल अटक जाएगी उतना एमएम उसने, देखो ये नीडल जो है अटक जाएगी कहीं पर। हाँ, तो ऊपर से इतना आपका नीचे आया है, ऊपर से इतना आपको नीचे आया है। तो मेरा देखो रीडिंग कितना आ रहा है, 176 आ रहा है कुछ, यू कैन सी 176। इसका मतलब मेरा रीडिंग कितना हुआ, 17.6। 17.6। करेक्ट। ये देखो, मैं बाहर का नॉब ऊपर नीचे कर रहा हूं, तो उससे नीडल मेरा आ रहा है। अभी दूसरी बार भी मेरे को करना है तो ऐसे ही करना है। सेकेंड टाइम अगर मैं करूंगा तो वापस मैं ग्रीस निकालूंगा, उसका लेवल सेट करूंगा, पहले उस कोन को अच्छे से साफ करूंगा विथ पेपर और टिश्यू पेपर, वॉट एवर इट इज अवेलेबल, को अच्छे से मैं साफ करूंगा, नहीं तो रीडिंग गलत आएंगे मेरे। नीचे चिपका हुआ होगा तो उतना रीडिंग कम आएगा मेरा, राइट। एंड थ्रो द टिश्यू पेपर्स इन वेस्ट बिन ओनली, राइट। इसको जीरो किया। अब मैं क्या करूंगा, वापस मैंने देखो लेवल कितना बढ़िया से बनाया हुआ है, लेवलिंग शुड बी प्रॉपर। उसको वापस मैं 2 से 3 mm सेट करूंगा हाइट को, 2 से 3 mm हाइट को सेट किया मैंने। अब वापस मैं इसको प्रैक्टिकल करूंगा। अभी देखो, वापस मैं नीडल को भी सेट करूंगा इसको, यस, नीडल को सेट कर दिया और उसको ऊपर को जीरो कर दूंगा। तो एवरीथिंग इज नाउ सेट। अब मैं फिर से गिराऊंगा, देखो 0 पे सेट है, यस, सेट कर दिया। अब मैं वापस वापस मैं सेम प्रोसेस करूंगा ड्रॉप करने की, पुश बटन से, पुश बटन से मैं ड्रॉप करूंगा, राइट। देखो तो गिरेगा, यस,
नाउ इट हैज बीन ड्रॉप्ड। उसको 5 सेकंड तक देखेंगे। अभी देखो नीचे कितना आया ये, उसको मैं बाहर के नॉब से सेट करूंगा। तो कंसिस्टेंट रीडिंग आनी चाहिए मेरे। तो देखो मेरे रीडिंग क्या आ रहे हैं, कंसिस्टेंट रीडिंग 17 पॉइंट, मतलब 174 आ रहा है। 176 आ रहा था, 174 आ रहा है। so it is consistent, right? so it is consistent। ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार मेरा 176 आया, एक बार मेरा 300 आया, एक बार 200 आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपका रीडिंग आता है वो 5-10 यूनिट के अंदर आ जाना चाहिए। मतलब अगर पहला रीडिंग आपका 176 आया तो 10 प्लस माइनस के अंदर आ जाना चाहिए आपका रीडिंग। ठीक है, 2 बार किया, ऐसा तीसरी बार करना है, चौथी बार करना है। यू हैव टू रिपीट फॉर 4 टाइम्स। You have to repeat for 4 times and then you have to take the average। आपको एवरेज लेना है फिर। ठीक है, अभी देखो इसकी मैकेनिज्म दिखाते हैं आपको कि कैसे काम करता है। दिस इज अ कोन, उसके ऊपर एक वेट दिया हुआ है। वेट चेंज करोगे तो पेनिट्रेशन चेंज होगा। अभी देखो 2 नॉब्स है आपके, एक ये नॉब है और ये नॉब इस नीडल के साथ सेट है। देखो नॉब को मैं घुमाऊंगा तो नॉब नीडल ऊपर नीचे हो रही है, राइट? वो डिस्टेंस मेजर कर रही है आपका, जहां अटक जाएगी उतना डिस्टेंस यहां देख लेंगे हम लोग। और अंदर का नॉब है वो 0 सेट करने के लिए है, नीडल को 0 सेट करने के लिए है ये वाला। देर आर 2 नॉब्स, रिमेंबर। हाँ, अभी मैं अंदर का नॉब चेक कर रहा हूं। देर आर 2 नॉब्स, 2 नॉब्स है देखो, अंदर और बाहर 2 नॉब्स है आपके। ये नॉब जो है वो ये नीडल को सेट करता है, ये देखो ये नॉब जो है वो नीडल को सेट करता है, और अंदर का नॉब है वो अंदर का स्केल 0 करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए। ये देखो 2 नॉब्स अलग अलग हैं, आपको दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल में। ये बराबर दिमाग में बैठना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें हैं। यस, देर आर 4 रीडिंग्स यू हैव टू राइट। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है। और एवरेज पेनिट्रेशन इंडेक्स आपको फिर बनानी है। लेकिन रीडिंग आप लिखोगे वो हमेशा 1/10 करके लिखोगे, 1/10 करके लिखोगे। समझ में आ गया? चलो, हाँ। यस सर। प्रैक्टिकल क्लियर हो गया? मजा आया? प्रैक्टिकल इजी है, एकदम सिंपल सा प्रैक्टिकल है। यस सर। बट दिस सिंपल प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिकली ल्यूब्रिकेंट इंडस्ट्रीज। ग्रीस और वो लोग जो यूज करते हैं या तो बनाते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। अब सोचो, ये जो कोन हमको दोनों बार रीडिंग सेम दिया, चारों बार सेम ही देता है, मतलब सेम मतलब आगे पीछे थोड़ा, लेकिन अगर उसमें लंप्स होंगे तो क्या होगा सोचो। लंप्स होंगे तो कोन उतना पेनिट्रेट नहीं करेगा। लंप्स होंगे तो कोन इतना पेनिट्रेट नहीं करेगा आपका। तो आपका एक बार, अभी देखो हर बार मैं ग्रीस नया डालूंगा थोड़ा 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 करके। अब ग्रीस मेरा सही नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा? लंप्स होंगे। लंप्स होंगे तो हर बार, एक बार लंप आया, एक बार नहीं आया। अच्छा, एक होता है लंपी ग्रीस, लंप्स वाला ग्रीस, और दूसरा होता है कि रीडिंग बहुत डिफरेंस आएगा ना। डिफरेंस आ जाएंगे। और एक होता है ऑयली ग्रीस। ऑयली ग्रीस क्या होता है पता है? कोई बता सकता है ऑयली ग्रीस क्या होता है? अगर मैं थिकनर सही से नहीं डालूंगा तो क्या होगा? मेरा ऑयल का पार्ट ज्यादा रह जाएगा, राइट? थिकनर अगर मैं सही नहीं डालूंगा, प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं डालूंगा, तो थिक नहीं होगा, कुछ थिक होगा, कुछ ऑयली रहेगा। तो होगा ये कि जहां ऑयली पार्ट रहेगा वहां आपका पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, और जहां लंपी पार्ट रहेगा, मतलब लंप्स कैसे बन सकते हैं? तो क्वेश्चन है कि लंप कैसे बन सकते हैं। तो अगर आपका थिकनर और बेस ऑयल दोनों का मिक्सचर सही नहीं हुआ है, प्रॉपर यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं हुआ है, तो लंप्स हो सकते हैं, लंप फॉर्मेशन हो सकता है। नाउ लंप फॉर्मेशन एंड ऑयली ग्रीस बोथ आर प्रॉब्लमेटिक, बोथ आर प्रॉब्लमेटिक। क्यों? क्योंकि वो आपका होमोजीनियस, या तो क्या बोलते हैं, होमोजीनियस तो नहीं लेकिन यूनिफॉर्म ग्रीस माना नहीं जाएगा। और अगर यूनिफॉर्म ग्रीस नहीं होगा
तो आपका पेनिट्रेशन इंडेक्स अलग अलग आएगा, सिंपल सी बात है। तो अलग अलग पेनिट्रेशन इंडेक्स आता है। मैं तो बोल रहा हूं 10 बार क्या 20 बार करो ना तो भी कॉन्सिस्टेंट ही आना चाहिए, राइट। तो 10 बार करो 20 बार करो कितनी भी बार करो, कंसिस्टेंट ग्रीस आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपका ग्रीस अच्छी क्वालिटी का है। द ग्रीस विच यू आर यूजिंग इज ऑफ अ गुड क्वालिटी, राइट। ध्यान रखो इस चीज का। सो बेसिकली दिस दिस analysis is used to check the quality of your grease, whether my grease is consistent or not, right। अभी इसमें हम वापस जाते हैं प्रैक्टिकल में। हाँ, अब समझ में आया। अब मेरे को ये बताओ, चलो प्रैक्टिकल आपने पूरा देख लिया, अब मुझे ये बताओ कि हमारा स्केल तो 400 तक का है, इसमें 445 430 475 दिख रहा है, वो क्या है बताइए। सर क्या है? एवरेज एक वैल्यू। रेवोल्यूशन के बाद यस, अगर आपका ग्रीस बहुत ही सेमी फ्लूइड टाइप का होगा, बहुत ही लिक्विड टाइप का होगा, तो क्या होगा, एक पूरा चक्कर लगाएगा और उसके ऊपर 75 यूनिट चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से मेजर करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, एलपीडब्ल्यू में, कि आपका स्केल कितना है भाई, तो आप बोलोगे सर 400। तो आपने ये टेबल देखा है तो बोला हाँ, तो उसमें तो 475 लिखा हुआ है। तो आपने 400 के स्केल में 475 मेजर कैसे किया, तो आप बताने का है आपको ऐसे ही कि सर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके एक चक्कर लगा के ऊपर 75 यूनिट्स जाता है तो मेजर कर सकते हैं हम लोग, राइट। आउट ऑफ ऑल दीज 9 कैटेगरीज, our category of interest is basically this। जनरली जो अपने रेगुलर यूज में आता है वो आता है आपका कॉमन ग्रीस। इसका आपको स्केल पता होना जरूरी है। ये स्केल आपको पता होना चाहिए 265 टू 295, दैट मींस 26.5 टू 29.5 का स्केल है ये। यहाँ इन्होंने 400 के मतलब 3 डिजिट में दिया है, दे हैव नॉट डिवाइडेड बाय 10, बट इट इज अंडरस्टूड कि इसको डिवाइड करना है 10 से। बोलो एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये पूरा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में कोई क्वेश्चंस हैं किसी को, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसमें पेनिट्रेशन इंडेक्स को अफेक्ट करने वाले 2-3 पैरामीटर्स हैं, कौन से हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? सर एक तो टेम्परेचर टेम्परेचर। टेम्परेचर। फर्स्ट। सर हेलो सर, टेम्परेचर हो सकता है। पहला है टेम्परेचर, ओके फाइन। सेकंड क्या हो सकता है, बता सकता है कोई? प्रेशर। प्रेशर तो हम नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर पे करते हैं, तो हेलो सर। यस वो प्रेशर। जो बाउल है वो वेट ऑफ कोन, कोन का वेट बहुत हुआ तो वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा कि नहीं? वेट ऑफ कोन देखा था ना आपने कि कोन के ऊपर यस वेट सर। रखा हुआ था, कोन के ऊपर आपका वेट रखा हुआ था यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, कौन सा अफेक्टिंग पैरामीटर्स है बताओ। मैंने बताया था 2 से 3 की हाइट कोन की। अगर एक बार आपने 20 किया, एक बार आपने 5 किया, एक बार आपने 30 किया, तो सारे यहाँ वहां सर हो जाएंगे। मटेरियल ऑफ क्वालिटी आ सकता है ना। मटेरियल तो हम क्वालिटी तो चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग बेटा, हम क्वालिटी तो चेक करनी है ना हमको। तो वो मटेरियल इज नॉट अफेक्टिंग पैरामीटर। मटेरियल ही को तो ओके चेक ओके। कर रहे हैं ना हम लोग मटेरियल को ही तो चेक कर रहे हैं बेटा, समझ में आ रहा है? सो तीसरा क्या है, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन आपको हमेशा एक ही रखनी है, हाइट आपको हमेशा एक ही रखनी है, याद रखिए इसको।
आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि हाइट 2 से 3 mm से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए, Sir, राइट। quantity of grease taken in the container. This is the concept. Quantity of grease taken in the container. Maximum. क्वांटिटी तो आपको पता है, क्वांटिटी आपको पता है कि उतनी ही लेनी है, बाउल में उतना ही ग्रीस भरना है, बाउल में इतना वो स्टैंडर्ड तो नक्की किए हुए हैं एसटीएम और एनएलजीआई ने, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये 3 पैरामीटर्स आपको एग्जाम में आने चाहिए। विच पैरामीटर्स कैन अफेक्ट द पेनिट्रेशन इंडेक्स, कॉल्ड एज पीआई। पीआई कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है पीआई, तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन दीज 3 टेम्परेचर अलग हो सकता है, टेम्परेचर गर्मी में करोगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा पेनिट्रेशन इंडेक्स, ठंडी में करोगे तो थोड़ा कम आएगा, वेट चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा, हाइट अगर आपने अलग अलग किया तो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। चलिए उसके बाद आपका आता है, अच्छा इसमें से ये आपको याद रखना है हमेशा कि ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में 265 टू 295। चलिए पेनिट्रेशन इंडेक्स क्विज का कर लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन। तो ऑलरेडी पहले क्विज में हमने दिया हुआ है, पहले ही स्लाइड में दिया हुआ है, आपके मैनुअल में भी दिया हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ पीआई, तो हमने सिग्निफिकेंस ऑफ पीआई हमने यहां पर लिया हुआ है, देखो ये रहा। पेनिट्रेशन में बी यूज टू एस्टैब्लिश द कंसिस्टेंसी ऑफ lubricating grease. By this way we can confirm the quality of grease. This is your significance, right? Give value of time, temperature and load. Yes, टाइम टेम्परेचर एंड लोड कितना लेंगे, तो हमने टाइम कितना रखा था पुश करने के बाद 5 सेकेंड, टेम्परेचर हमको पता है 25 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड जो लोड होता है आपका, स्टैंडर्ड जो लोड होता है आपका वो जनरली बुक में आपको 150 ग्राम दिया हुआ है, राइट। जनरली हमने जो किया उसमें 50 ग्राम लिया, वी हैव टेकन 50 ग्राम, but load can be 150 gram. How can you say that grease is consistent or not? कैसे बताओगे आप, बताओ, बोलो, कैसे आप बताओगे कि मेरा ग्रीस अच्छा है या नहीं है, क्वालिटी कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं? From the reading, sir. From Reading the check. reading of penetration index. From the reading of penetration index, if my readings are coming consistent, I will say my quality of grease is good and it is a consistent, right? And what are the full form of NLGI and ASTM? आ गया? NLGI is National Lubricants and Grease Institute and ASTM is American Society for the Testing and Material. Okay? So क्वेश्चन आंसर्स भी इजी हैं। अच्छा, आपको लिखना क्या है बुक में, तो ये लिखना है ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट नंबर 6, आज का डेट, ऑब्जेक्टिव, एंड उसके बाद आपको सीधा रीडिंग्स लिखना है, बस इसमें बहुत कम चीजें लिखनी है। उसके बाद सिंपल रीडिंग लिखने हैं 4, पेनिट्रेशन 1 2 3 4 ट्रायल्स एमएम में, रिमेंबर रीडिंग्स शुड बी विथ योर यूनिट्स, एंड फाइनली एवरेज करके आपको रीडिंग लिखना है यहाँ पर, राइट। ये आपको पीडीएफ में दिया गया है, इसलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। एंड सर केमिकल once you, एपरेटर्स नहीं लिखना है? हाँ, सॉरी आई फॉरगॉट इट, केमिकल्स एंड एपरेटर्स, राइट, पेनिट्रोमीटर, ग्रीस, बोल, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा, राइट। सर प्रोसीजर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यस, एक बार आप 4 वो रीडिंग बता दोगे सर, 176 हाँ वो 176। मैं कराता हूँ, मैं कराता हूँ। बेसिकली हमारा रीडिंग कितना आया वो लिखते हैं हम लोग, तो वी गॉट 176, 74, और 2 रीडिंग हमने और लिए थे, इट वाज 178 एंड 175, ऐसा कुछ रीडिंग लिया था। तो यू हैव टू राइट सर दीज इसमें रीडिंग। डिवाइड बाय 10 आएगा ना? हाँ डिवाइड बाय ये तो 10। मैं रीडिंग दिखा रहा हूँ ना अभी, तो बेटा आपको अभी रीडिंग दिखा रहा हूँ ना, और देन डिवाइड
all these readings with सर हम तो डायरेक्ट 17.6 mm ऐसा ही लिखे ना। हाँ चलेगा, मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने आपको पहले स्केल बताया, उसके बाद डिवाइड ऑल दिस रीडिंग बाय 10 देन रिपोर्ट राइट। ये तो मैं आपको इजी समझ में आ जाए इसलिए बताता हूँ, रिपोर्ट राइट। बोलो एकदम क्लियर आ गया। इसका आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 176, 174, 178 एंड 175 इतने रीडिंग्स हमने लिए थे। आपको वीडियो में सिर्फ 2 ही दिखाए क्योंकि फिर वो एक ही चीज बार बार दिखाने का कोई मीनिंग नहीं है। और लास्ट में सर हमें एवरेज करके भी वो करना है ना। यस, एवरेज करके आप जो भी लिखोगे तो इसका एवरेज कितना बैठेगा बताओ चलो। 175.7 17.57 57 राइट। ओके सही है। चलो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ 176। तो यहाँ डिवाइड करना है देन ओनली रिपोर्ट राइट, ये ध्यान रखिएगा। जो भी रीडिंग आता है उसको डिवाइड बाय 10 करोगे आप लोग। ठीक है, डिवाइड ऑल द रीडिंग्स। ये लिखने की आई थिंक अभी जरूरत नहीं लग रही मुझे क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमने आगे लिखा था ना। यस सर प्रोसीजर में लिखा ही है ना कि हाँ वही डिवाइड बाय वही 10 वही तो फिर डिवाइड बाय चलेगा। 10। तो यहाँ पर हम लोगों ने ठीक है। सो योर रीडिंग्स आर रेडी। चलो प्रैक्टिकल एकदम समझ में आ गया, क्लियर हो गया, परफेक्ट, एकदम sir. इजी प्रैक्टिकल है। Yes, sir. मजेदार प्रैक्टिकल सर है। बहुत छोटा है। यस छोटा सर। है, यही तो बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में एग्जाम में बच्चे प्रेयर करके आ जाते हैं कि यार मेरा पीआई वाला आ जाए, खत्म। पीआई का प्रैक्टिकल जिसको आता है वो बंदा तो 15-20 मिनट आधे घंटे में तो खत्म करके घर चला जाता है एग्जाम में। लक होता है तो आ जाता है। वैसे अभी आज हम जो दूसरा करने वाले हैं वो भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही रीडिंग है हमारा। मतलब उसमें भी हम क्या करने वाले हैं, वो भी इतना ही इजी प्रैक्टिकल है, डोंट वरी। चलिए ये एकदम क्लियर हो गया ना। कोई 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 क्वेरी या कुछ है आपका? सब सर कुछ एक समझ बार में आ गया केमिकल क्या? नेपरेटस वाला स्लाइड करो ना। हाँ चलो, पेनिट्रोमीटर, ग्रीस, बॉल, टिश्यू पेपर, इतना ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, ओके ओके सर डन। राइट। और सर जो क्विज में फर्स्ट 3 क्वेश्चन है वो अगर इंट्रोडक्शन में उसमें से मिल जाएंगे ना आंसर। इसमें से सारे दिए हुए हैं, सारी चीजें दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। ओके। और ये टाइम है 5 सेकंड है, टेम्परेचर 25 डिग्री है और स्टैंडर्ड लोड 150 ग्राम होता है। हमने इसमें 50 ग्राम लिया है लेकिन 150 ग्राम होता है स्टैंडर्ड लोड। वो बुक में भी दिया हुआ है आपकी, डोंट वरी, राइट। क्लियर। तो दूसरा ओके प्रैक्टिकल पे सर। शिफ्ट, दूसरे प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाए अभी। लेट्स Yes, गो। sir. यस सर। दैट प्रैक्टिकल आल्सो हैज बीन टेकन फ्रॉम द थर्ड चैप्टर। जो हम थर्ड शाम को शुरू करने वाले वो चैप्टर से हमने लिया है वो प्रैक्टिकल भी, राइट। वो है एनिलीन पॉइंट, वो प्रैक्टिकल है एनिलीन पॉइंट। व्हाट इज एनिलीन पॉइंट? सबसे पहले तो नाम आ गया एनिलीन, तो समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनिलीन से जुड़ा हुआ है ये, राइट। दैट इज CH C6H5NH2। ओके फाइन। चलो पहले मुझे इसका पीपीटी खोलने दो। तो एनिलीन पॉइंट अगेन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। लिक्विड ल्यूब्रिकेंट की ये क्वालिटी चेक करने की प्रॉपर्टी है। ये देखो, लिक्विड लुब्रिकेंट की क्वालिटी चेक करने की ये प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा है। तो पहले तो हम लोग जाएंगे, शेयर करते हैं। ओके
देखो, इसमें आप लिखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 7, एक्सपेरिमेंट नंबर 7, डेट आज का लिखेंगे, आज का ही डेट डालना है दोनों प्रैक्टिकल में, क्योंकि आज ही किए हमने। ऑब्जेक्टिव लिखेंगे टू डिटरमाइन द एनिलीन पॉइंट ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। टुडे वी आर गोइंग टू गिव, मतलब प्रैक्टिकल करेंगे डीजल के साथ। डीजल इज ऑल्सो फ्यूल एज वेल एज ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट भी है वो। सो वी आर परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल ऑन डीजल, राइट। तो डीजल के अंदर हम ये एनिलीन पॉइंट निकालेंगे डीजल का। तो सबसे पहले एनिलीन पॉइंट है क्या? तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड डीजल, डिजायर्ड ऑयल या डीजल, आज हम डीजल ले रहे हैं या ऑयल, जो भी आप लुब्रिकेंट ले रहे हो, मिनिमम टेम्परेचर एट विच equal volume of aniline and oil will get completely miscible। miscible का मतलब होता है मिक्स हो जाता है, राइट। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिसिबल एंड सॉल्युबल? मिसिबल और सॉल्युबल का डिफरेंस क्या है? दोनों कंसेप्ट एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिसिबल एंड सॉल्युबल? चलो बताओ। So maybe we can say that लिक्विड पार्टिकल, मतलब लिक्विड के लिए हम मिसिबल ज्यादा यूज करते हैं सॉल्युबल के। अच्छा, और सॉल्युबल? वो Soluble? सॉलिड पार्टिकल्स या फिर गैस, कोई ऐसा सॉल्यूट हो वो सॉल्युबल होता है, ऐसा कुछ कह सकता है। यस एग्जैक्टली। जब दो लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो उसको बोलते नहीं कि लिक्विड लिक्विड में सॉल्यूबल है, लिक्विड लिक्विड में मिक्सिबल है। जैसे पानी में दूध मिक्सिबल है, राइट, लेकिन पानी में शुगर जो है वो सॉल्यूबल है, ऐसा बोलते हैं। देयर आर टर्मिनोलॉजी विच यू हैव टू यूज केयरफुली। गलत तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो एनिलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर हमको मेजर करना है कि जहां पर दो लिक्विड, जैसे कि 20 ml एनिलीन एंड 20 ml डीजल विल गेट मिक्सिबल, दोनों मिक्स हो जाएंगे। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द टेम्परेचर व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्सिबल। बहुत डिफिकल्ट है ये। दो लिक्विड को अगर आप मिक्स कर रहे हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो कब मिक्स हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे? तो हमारे पास दूसरा रास्ता है। यहाँ पर हम मिसिबिलिटी नहीं ढूंढेंगे, हम सेपरेशन ढूंढेंगे। सबसे पहले दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से, बढ़िया से, और उसके बाद उसको ठंडा करेंगे और टेम्परेचर आएगा जहां पर वो सेपरेट होना शुरू होंगे, राइट, वो टेम्परेचर नोट करेंगे। तो क्यों? सिंपल सी बात है, जिस टेम्परेचर पे सेपरेट हो रहे हैं उससे 0.1 0.2 टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मिक्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जो टेम्परेचर से फॉर एग्जांपल अगर मेरा डीजल और एनिलीन 90 डिग्री पे सेपरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि 90 से 91 90.1 90.2 पे वो मिक्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि टेम्परेचर इसमें बढ़ाना है हमको, ध्यान रखना। टेम्परेचर एट विच टू फेजेस सेपरेट इन, इट इज द एनिलीन पॉइंट ऑफ द सैंपल, इट इज द एनिलीन पॉइंट ऑफ द सैंपल। अच्छा, ये सारी चीजें करते क्यों हैं? तो देयर आर सम रीजंस। सबसे पहले वी नो दैट एनिलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, राइट, एंड हमारा डीजल जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। और हमको पता है, हम लोग ये ल्यूब्रिकेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जनरली ऑटोमोबाइल में उसमें जो हम ऑयल डालते हैं गाड़ी में और बाइक में और एक्टिवा में ऑयल डलवाते हैं, दैट ऑयल इज अ हाइड्रोकार्बन ऑयल, इट इज अ हाइड्रोकार्बन ऑयल, एंड दैट ऑयल इज शुड बी, इट इज प्रेफरेबल, मैंडेटरी है ये कि ये हाइड्रोकार्बन ऑयल होना चाहिए, मिनरल ऑयल होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड मिक्स नहीं होना चाहिए।
लेकिन एरोमेटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ना बहुत सस्ते आते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं एरोमेटिक सॉल्वेंट्स। तो होता क्या है, ये जो डीलर्स होते हैं या जो वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कैस्ट्रॉल है, शेल है, फिर क्या बोलते हैं, और कौन से ऑयल्स आते हैं, कैस्ट्रॉल, एसआर इंडियन गैस, एसआर है, इंडियन ऑयल है, इसके जो डब्बे आते हैं, ठीक है, तो उसमें वो क्या करते हैं, जो अच्छा वाला ऑयल आता है कंपनी से वो निकाल लेते हैं, उसमें फिर वो बेकार वाला एरोमेटिक कंपाउंड वाला जो सॉल्वेंट होता है या ऑयल होता है जो कि 15-20 रुपए 25 रुपए लीटर मिलता है, वो डाल देते हैं। उनका प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा सोचो, प्रॉफिट मार्जिन कितना, और फिर वापस सेम मस्त पैकिंग करके पैक कर देते हैं। चलो ये किया तो इससे क्या प्रॉब्लम क्या आएगी, जाने दो ना, ऑयल ही तो है। नहीं, हमको पता है कि ऑयल जो है हमारे इंजन में जाके सर्कुलेट होने वाला है, उसको अंदर घुमाना है, इंजन को ल्यूब्रिकेट करना है, और हमको ये भी पता है कि इंजन जो है वो बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद उसमें अगर आप ऑयल को 2-3 महीने 4 महीने के बाद निकालते हो तो आपको पता होगा क्या होता है। जब हम नया ऑयल डलवाते हैं तो पुराना ऑयल निकालते हैं, तो ऑयल क्या एकदम सर वो होता है, तो काला काला हो हो जाता है, जाता है। एकदम वेस्ट काला बहुत हो ही। जाता है। क्यों, वाई काला हो जाता है? बिकॉज बिकॉज इंजन के अंदर आपका ऑयल हमेशा सर्कुलेट होता है एट अ हाई टेम्परेचर, राइट? तो अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे तो क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा जल्दी से, और बिकॉज ऑफ दैट कार्बन प्रोड्यूस होता है, और वो कार्बन इंटरनल इंजन के पार्ट्स में डिपोजिशन हो जाता है, और उसकी वजह से आपका इंजन में नॉकिंग की आवाज आनी शुरू हो जाती है, नॉकिंग आनी शुरू हो जाती है, अंदर के चेन चक्कर, अंदर के पार्ट जो मूविंग पार्ट्स हैं, प्लेट्स, ये सारे अंदर घूमने से घिसते हैं बिकॉज ऑफ कार्बन डिपोजिशन। और बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या होगा, आपका पार्ट अच्छे से घूमेगा नहीं, तो क्या होगा, पिकअप नहीं लेगा आपका गाड़ी पिकअप नहीं लेगा, तो क्या होगा, आप एक्सेलरेटर दबाओगे, एक्सेलरेटर ज्यादा दबाने से क्या होगा, पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम होगा, पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम होने से क्या होगा, आपका माइलेज खत्म, राइट? ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज ऑफ एरोमेटिक कंटेंट इन योर lubricating ऑयल, इफ इट इज देयर, इफ इट इज प्रेजेंट, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इट इज ऑलवेज डिजायर्ड, or always it is recommended that your lubricating oil should be free from aromatic content, एरोमेटिक कंटेंट होना ही नहीं चाहिए। तो ये कैसे पता चले कि एरोमेटिक कंटेंट है या नहीं है, तो उसके लिए तो एनिलीन पॉइंट का टेस्ट है, राइट? सो अगर आपका, देखो, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक डीजल, aromatic aniline and aromatic aliphatic diesel at normal temperature they are immiscible, दोनों मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो मिक्स होते हैं, हाई टेम्परेचर पे मिक्स होते हैं। बट इफ यू सपोज करो कि अगर आपके डीजल में कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है, अंदर मिक्स किया हुआ है, ब्लेंड किया हुआ है, एडल्ट्रेशन किया हुआ है उसका, आपके डीजल में या आपके जो भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल में, तो क्या होगा पता है, लो टेम्परेचर पे वो मिक्स हो जाएंगे। जनरली दे शुड मिक्स अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मेरे कंपाउंड में, मेरे डीजल में, मेरे ल्यूब्रिकेंट में, इफ देयर इज सम पार्ट ऑफ एरोमेटिक, वो एरोमेटिक का पार्ट एनिलीन का एरोमेटिक है, तो पकड़ के रखेगा, सेपरेट नहीं होने देगा, तो मतलब मिसिबल बहुत लो टेम्परेचर पे हो जाएगा, राइट? अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा। तो वो लो सर टेम्परेचर मतलब पे, क्या, सर तो एरोमेटिक की क्यों, मतलब कोई एरोमेटिक हार्मफुल है इसलिए फ्यूल के लिए, यस, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक बहुत खराब है, फ्यूल में एरोमेटिक चाहिए ही नहीं,
क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको पता होगा कि इट विल बर्न विथ अ सूटी फ्लेम, कार्बन निकालता है, कार्बन पार्टिकल्स निकालता है। अगर ओके, आपके ऑयल में क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो अंदर सर्कुलेट होगा, अपने को पता है कि इंजन तो गर्म होता ही है, तो थोड़ा बहुत तो कंबशन होना ही होना है, राइट। और इसीलिए तो सर आपको तो 2-3 महीने के बाद आपको ऑयल बदलना पड़ता है, काला हो जाता है। इवन यस सर, एलिफेटिक ऑयल भी आपका इट गेट्स बर्न इन योर इंजन। अगर एरोमेटिक अंदर है तो वो तो बहुत जल्दी जल जाएगा फटाफट, और पूरा जाम कर देगा आपके जो ऑटोमेटेड पार्ट्स जो हैं आपके ऑटोमोबाइल्स में, वो सारे जैम कर देगा, घूमेगा ही नहीं। और उसकी वजह से सर तो बहुत सारा उस मेंटेनेंस आएगा, बहुत सारा मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी आपके आपके व्हीकल की। हाँ बताइए क्या बोल सर रहे वो थे। जल्दी इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो डबल बॉन्ड वीक हो जाए, इसलिए जल्दी टूट जाएगा और कार्बन ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही होगा एग्जैक्टली ना। ओके, एग्जैक्टली। और जनरली एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो वो लो हो गया। एलिफेटिक से ज्यादा होते हैं, अरे कम होते हैं, राइट। यस सर, जैसे यस सर। जैसे हम लोग एलिफेटिक की बात करते हैं, एलिफेटिक का बात करते हैं, ये जो कैस्ट्रॉल और वो, उनके बॉइलिंग पॉइंट काफी 300, 350, 400 डिग्री होते हैं, राइट। जबकि एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक तो 200, 250 में आ जाता है। अब हमको यस पता सर, है, यस सर, गॉट इट। आप लोगों ने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी कि बाइक लेके अगर मैं कहीं जाता हूं, और फिर मैं बाइक लेके, इफ आई एम कमिंग आफ्टर 30, 40, 50 किलोमीटर्स, राइट, सो मेरा बाइक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, एकदम हॉट हो जाता है, राइट। एंड इन दैट केस आप सोचो कि अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर इफ इट इज दिस मच हाई, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, आप देखो साइलेंसर भी बहुत गर्म हो जाता है, इंजन भी बहुत गर्म हो जाता है। और अगर आप बारिश में जा रहे हैं तो आपके इंजन पे बारिश गिरती है तो उसमें से धुआं निकलता है, इतना गर्म होता है। इफ द एक्सटर्नल पार्ट इज दिस मच हॉट, कैन यू इमेजिन what will be the temperature inside the machine? It will be very यस high, सर, राइट। तो इतने हाई टेम्परेचर पे आपके एरोमेटिक स्टेबल नहीं रह सकते, एरोमेटिक कंपाउंड्स दे आर नॉट स्टेबल, दे विल गेट combusted very easily, they will produce carbon, and that carbon particles will get deposited inside the machinery parts, and it will create trouble in moving those parts, राइट। इसकी वजह से तो एक चीज हमको समझ में आ गई कि अगर मेरा ल्यूब्रिकेंट अच्छी क्वालिटी का है तो मेरा एनिलिन पॉइंट क्या आना चाहिए, बता सकता है कोई, एनीवन। हाई हाई होगा ना सर। वेरी हाई, हाई आना चाहिए। यस सर, अगर लो आता है, लो टेम्परेचर पे मिक्स हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके सैंपल में डेफिनेटली एरोमेटिक कंपाउंड मिक्स किया हुआ है, राइट। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा मैंने पहले बताया, अच्छा इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। देखो इसके और भी प्रॉब्लम्स है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए। तो द वैल्यू गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द एरोमेटिक कंटेंट ऑफ द ऑयल, सिंस एनिलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड which is dissolved in on heating by aromatics in oil, right। अच्छा, greater the aniline point, lower the aromatics in oil। ग्रेटर द एनिलीन पॉइंट मतलब जितना हाई एनिलीन पॉइंट है उतना आपका एरोमेटिक्स कम दिखाएगा, इसका मतलब कम है प्रेजेंस। हायर एनिलीन पॉइंट ऑल्सो इंडिकेट द हायर प्रपोर्शन ऑफ पैराफिन, पैराफिन मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो इट मींस हायर एनिलीन पॉइंट जो है आपका, वो आपका प्रेफरेबल है। अगेन दूसरी एक चीज है कि इफ योर ऑयल कंटेन्स एरोमेटिक कंपाउंड, ये और एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या पता है, बिकॉज एरोमेटिक्स are very very sensitive towards the rubber, or I will say in the opposite manner, that rubbers and plastic and polythene parts, they are very sensitive to the aromatic solvents। एरोमेटिक सॉल्वेंट्स में ये रबर पार्ट जो होते हैं, सिंथेटिक पार्ट होते हैं, पॉलीमेरिक पार्ट होते हैं, ये जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डैमेज कर देता है। अब बताओ हमारा जो ऑयल है वो इंजन में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। नाउ माय ऑयल इज बेसिकली सर्कुलेटिंग इन द इंजन
And we know that in engine there are number of polymeric parts, there are number of rubber parts. Say for example, रबर सील होता है, ऑयल सील होता है, आपके गैस्केट्स होते हैं, ये सारे पॉलीमर के बने हुए हैं. वो क्या करेगा? सीलिंग रबर, जो रबर सील्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो क्या होगा? आपका जो अंदर का ऑयल है वो इंजन से बाहर आना शुरू हो जाएगा, राइट? इंजन से बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो पूरा इंजन खराब कर देगा. Because of these reasons also, you have to understand that aromatic compounds are totally not recommended in your aliphatic oils. बिल्कुल ही नहीं चाहिए. समझ में आ रहा है? That is the reason why aniline point is being done. चलिए एक प्रोसेस देख लेते हैं. केमिकल्स एंड एपरेटर्स में क्या आएगा? वी आर टेकिंग एनिलीन 20 ml, डीजल 20 ml. वी हैव टू टेक इक्वल अमाउंट, क्योंकि आपको मिसिबिलिटी समझ में आ जाएगी, मतलब सेपरेशन इजीली समझ में आएगा. थर्मोमीटर, यस. ग्लास रॉड, हिलाने के लिए पूरा आपका सोल्यूशन को. बीकर, जिसमें हम लोग ये सोल्यूशन लेंगे. एंड हॉट प्लेट, और बर्नर भी ले सकते हैं, लेकिन हॉट प्लेट पे कंट्रोल रहता है टेम्परेचर का. इसलिए सबसे पहले आपको बीकर को ड्राई करना है, क्लीन करना है. उसके बाद इक्वल, यू कैन टेक 50-50 ऑल्सो, राइट? 20-20 ml इसलिए ले रहे कि जितना कम केमिकल यूज करे तो अच्छा है एनवायरमेंट के लिए. दैट्स द रीजन. 20-20 ml aniline and diesel we will take. Now we will insert the glass rod. It should not touch the side wall or inside the bottom. And then stir the sample. Heat the mixture. आपको इसको हीट करना है, गर्म करना है, और अराउंड 80-90 डिग्री, 100 डिग्री तक लेके जाना है. Until complete miscibility is obtained. मतलब कि आपका जो डीजल और आपका जो एनिलीन है, जब तक वो कंप्लीटली मिसिबल नहीं होता है तब तक आप उसको गर्म करोगे और हिलाते रहोगे, राइट? उसके बाद वंस इट इज देयर, देन रिमूव द हीट. अब उसको नीचे उतार लो और मिक्सचर को कूल करना शुरू करो. कूल करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? अब वो ठंडा हो रहा है तो वो वापस सेपरेट होने की कोशिश करेगा. पहले सेपरेट ही था, राइट? तो वापस सेपरेट होने की कोशिश करेगा. जो टेम्परेचर पे वो सेपरेशन दिख रहा है उसको हम एनिलीन पॉइंट बोलते हैं. रिमेंबर, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ सेपरेशन मेजरमेंट. अदरवाइज उसका डेफिनेशन तो मिसिबिलिटी का है. तो जब आपको अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाए एनिलीन पॉइंट का, तो अगर सेपरेशन लिखोगे तो 0 मार्क मिलेगा. याद रखिएगा, आपको डेफिनेशन में मिसिबिलिटी ही लिखना है, राइट? अच्छा देखो, सेपरेट ऐसे होगा. यू कैन सी ऊपर एक मस्त बढ़िया सी रिंग दिख रही है. ये रिंग दिखेगी आपको, या तो बॉटम रिंग दिखेगी या तो ऊपर दिखेगी रिंग. ये सेपरेशन रिंग आती है तो पूरा सेपरेट नहीं होने देना है. द मोमेंट व्हेन यू विल ऑब्टेन और व्हेन यू विल ऑब्जर्व द रिंग, वो टेम्परेचर मेजर कर लेना है. क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो बाद में तो वो पूरा सेपरेट हो जाएगा. दैट इज नॉट द रीडिंग. द टेम्परेचर एट विच सेपरेशन विल स्टार्ट, दैट इज योर एक्चुअल रीडिंग ऑफ एनिलीन पॉइंट. अच्छा, इसमें भी बहुत सिंपल सा है. 2 बार आपको मतलब एक ही रीडिंग लेना है, सिंपल सा. वॉल्यूम एनिलीन टेकन, वी हैव टू राइट इट ऑन. क्या लिखेंगे हम लोग? वॉल्यूम कितना लिया हम लोगों ने? 20 ml. ये भी 20 ml लिया, राइट? और एनिलीन पॉइंट हम कितना लेंगे वो हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, तब पता चलेगा. सो एनिलीन पॉइंट का दिमाग में बैठ गया पूरा, एकदम परफेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एकदम क्लियर. किसी को कोई क्वेरी है? सर, यस. सर वो प्रोसीजर में एक पॉइंट था, उसमें लिखा था कि ग्लास रॉड को टच नहीं करना है वॉल से बीकर के. हाँ, इसलिए नहीं टच इसका करना है. रीजन क्या कि इसका रीजन ये है. आपका माइक बंद करो. हाँ, इसका रीजन ये है कि नीचे टच करने में ग्लास रॉड अगर हिलाते हुआ जो जोर से टच हो गया या हिट हो गया तो ग्लास रॉड आपके सॉल्यूशन में टूट के गिर जाएगा अंदर, राइट?
So it's always you have to remember that कि ग्लास रॉड को नीचे टच करके नहीं हिलाना है, ऊपर ऊपर से टच हिलाना है, मिक्सचर को हिलाना है, राइट? चलिए लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिकल नाउ. प्रैक्टिकल में मजा आएगा आपको देखने में, समझ में आएगा. ओके, स्क्रीन आ गया, वीडियो स्क्रीन आ रहा है. यस सर. ओके, सो नाउ प्रैक्टिकल मैं शुरू कर रहा हूं. केमिकल एपरेटस ये हमने सब देखा हुआ है ऑलरेडी. हॉट प्लेट, हीटिंग बाथ भी बोल सकते हैं उसको, हॉट प्लेट भी बोल सकते हैं हम. यस, सी अपर लेयर इज योर डीजल एंड लोअर लेयर इज योर एनिलीन. एनिलीन और इसका मिक्सचर है. दिस इज योर हॉट प्लेट, राइट? ये आपकी हॉट प्लेट है. ये आपका टेम्परेचर का रेट चेंज करने के लिए, ये आपका हीटिंग रेट चेंज करने के लिए है. हीट कितना ज्यादा करना है, स्लो करना है. और ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है. यहाँ से हीटिंग रेट बढ़ेगा, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल होगा. जितना भी आपको करना है वो आप रख सकते हो, राइट? ये नॉब को आप घुमा के आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, हीटिंग रेट को. दिस इज अ टोटली इलेक्ट्रिकल असेंबली. इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कनेक्ट किया हुआ है. सो नाउ योर apparatus is on, right? ये आपका बेसिक apparatus है एनिलीन पॉइंट का. नाउ वी विल टेक, दिस इज अवर प्रोसीजर. ये ऑलरेडी हमने देखी हुई है प्रोसीजर. तो अभी हम लोग देखिए, ये एनिलीन और ये दोनों चीजें लेंगे. दोनों में आपका जो कलर है वो अलग अलग है. डीजल इज योर ट्रांसपेरेंट एंड दैट इज योर ब्राउनिश रेड कलर एनिलीन, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए नीचे बैठा हुआ है, राइट? इसको अब हम गरम करेंगे. हॉट प्लेट ऑलरेडी चालू है और दिस इज अ ग्लास रॉड बाय विच वी विल, यस, राइट? देखो थोड़ा टच होता है तो चलेगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान से करना है क्योंकि टूटना नहीं चाहिए ग्लास रॉड. आराम से करना है. यू कैन सी द मिक्सचर इज गेटिंग हीटेड, that is getting heated. Slowly you will see the mixtures, or sorry, two liquids are getting miscible, but बहुत धीरे धीरे हो रहा है, आराम से हो रहा है. Once the mixtures are totally miscible in each other, एक दूसरे में घुल जाए, मतलब कि आपको एक ही लिक्विड दिखेगा. You can see now my mixture is totally single colored mixture. पहले दो कलर अलग थे, समझ में आ रहा है? देखो पूरा बढ़िया सा दोनों मिक्स हो गए. नाउ आई विल मेजर द टेम्परेचर विद द टेम्परेचर प्रोब, दैट इज अवर थर्मोमीटर. इसको हम बंद करेंगे बिकॉज वंस इट इज डन, इसको हम नीचे रखेंगे. ऐसे नीचे उतार देना है, ऊपर नहीं रखना है, ठीक है? एंड अब हम वो रिंग देखने की कोशिश करेंगे. आप टेम्परेचर मेजर करोगे, रिंग देखने की कोशिश करोगे. वो कौन से टेम्परेचर पे रिंग आता है, कौन से टेम्परेचर पे रिंग आता है वो देखना है. हमने करीबन इस मिक्सचर को वी हैव हीटेड अप टू अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस, where the mixture liquids get miscible.
अब हम धीरे धीरे, बिकॉज इट विल टेक लिटिल टाइम टू लोअर डाउन द टेम्परेचर, लेकिन वंस व्हेन यू आर टेकिंग द रीडिंग, तब आप उसको शेक नहीं करोगे, हिलाओगे नहीं, मतलब ऐसे गोल नहीं घुमाओगे, राइट? यू कैन सी द mixtures are totally miscible in each other. Mixtures are totally miscible in each other. अब ये देखो आप, एकदम दोनों में मिक्स हो रहा है, दोनों एकदम परफेक्टली मिक्स्ड है, लाइट में थोड़ा दिख रहे हैं। अब वो धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू होगा, क्योंकि 90 डिग्री बहुत ज्यादा हो गया है। 70 प्लस से ऊपर का अगर आप करें, देखो और एक चीज, हम लोग ये प्रैक्टिकल खिड़की के पास कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें भी गर्म होगा तो एनिलीन की वेपर्स निकलेगी, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। एरोमेटिक कंपाउंड्स की वेपर्स अपने हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। यू कैन सी द टॉप ऑफ द लेवल, अब रिंग बननी शुरू हो गई, देखिए दिख रहा है सबको? आई कैन पॉज। रिंग दिखी ऊपर आपको, दिख रही है रिंग? It means now this temperature is our aniline point, where your aniline and diesel, they have started getting separated. They have started getting separated. See, ये टेम्परेचर आपको मेजर करना है, बराबर? देखो रिंग बन गई बढ़िया सी। अब ये टेम्परेचर हम आपको मेजर करेंगे, दिखाएंगे। You can see the temperature is almost 80 degree. इट मीन्स माई, देखो बहुत बढ़िया सी रिंग बन गई अपनी, बहुत ही बढ़िया सी रिंग बन गई अपनी, मस्त रिंग बन गई। इतनी मोटी रिंग नहीं बनानी है, रिमेंबर, इतनी मोटी रिंग नहीं बनानी है हमको, रिंग बनानी है ये इतनी पतली। जैसे ही रिंग बनना शुरू होती है, इमीडिएटली नोट डाउन द टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे रिंग बनी। ये इतनी मोटी तो मैंने आपको समझ में आया इसलिए दिखाई है, ठीक है, दिखे इसलिए, बट that first ring was the actual ring separation. अब सोचो कि अगर इस रिंग 80 डिग्री पे मेरा रिंग सेपरेट हुआ, तो 80.1 या 80.2 पे रिंग फिर से मिक्स हो जाएगा कि नहीं? तो मिसिबिलिटी टेम्परेचर हुआ कि ना हुआ, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अगर आप सही से नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा आपका रीडिंग, राइट? ये देखो रिंग आपको बढ़िया सी दिख रही है, मस्त। दूसरी बार किया, एक दो बार करने का ये प्रैक्टिकल हमेशा। देखो अभी मस्त दिख रही है रिंग, परफेक्ट। हमेशा प्रैक्टिकल को एक दो बार रिपीट करने का, ऐसे प्रैक्टिकल को, तो परफेक्ट आ रहा है मेरा, 80 डिग्री ही आ रहा है कि नहीं। खत्म होने के बाद इसको नीचे उतारो, ठंडा करो, और हीटिंग मेंटल को बंद कर दो, हीटिंग हॉट प्लेट को बंद कर दो। These are the observations. Volume aniline 20 ml, volume diesel 20 ml, and the aniline point of a given diesel sample कितना आया हमारा? 80 डिग्री सेल्सियस। We have got 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये प्रैक्टिकल्स भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग आराम से देख सकते हो वापस कितनी भी बार। सो क्लियर हो गया कि नहीं, ये बताओ मुझे। प्रैक्टिकल समझ में आ गया पूरा? यस सर। इजी है प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल सा है। यस सर। यस सर। तो अभी हम यहाँ पर रीडिंग लिखेंगे 80 डिग्री। सर तो ये डीजल की क्वालिटी अच्छी है या खराब है? यस, अच्छी है, ये अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस आपका आ रहा है, तो मतलब कि अच्छी क्वालिटी है। 70 से ऊपर आता है तो अच्छी है क्वालिटी। 65 से नीचे जाता है तो वो मिक्सिंग है, ऐसा बोल सकते हैं। 60 से नीचे, 60 से अगर नीचे चला जाता है तो आप बोल सकते हो कि वो अच्छी क्वालिटी नहीं है, बराबर? इजी, बोलो। प्रैक्टिकल इजी एकदम, दोनों प्रैक्टिकल मस्त है एकदम। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए क्विज देख लेते हैं, क्विज देखते हैं। तो क्विज तो बहुत सिंपल सा है।
व्हाट इज एनिलीन पॉइंट, तो डेफिनेशन आपका फर्स्ट स्लाइड में ही था. देन स्टेट द सिग्निफिकेंस, ये सारा आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, सारी चीजें दी है. स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनिलीन पॉइंट, ये भी हमने यहाँ पर ये स्लाइड में सिग्निफिकेंस भी देखा, ये रहा, राइट. ये भी आपको इसमें दिया हुआ है. देन what should be the value of aniline point for a good lubricant, higher or lower? क्या होना चाहिए? Higher होना Higher. चाहिए. For a good lubricant it should be higher. What is the unit of aniline point? Tell me. डिग्री सेल्सियस और मतलब Degree टेम्परेचर का Celsius. जो यूनिट है वो. Yes, degree Celsius और temperature unit जो बोलते हैं इसको, right? And what is the difference between aniline point and SEN? SEN मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है SEN का, वो है स्टीम इमल्शन नंबर. स्टीम इमल्शन नंबर. स्टीम इमल्शन नंबर क्या है? तो वो इमल्शन कितना स्टेबल रहता है वो देखने के लिए स्टीम इमल्शन नंबर किया जाता है. उसमें भी वाटर और ऑयल को मिक्स किया जाता है और कितनी देर में वो सेपरेट हो जाता है वो मेजर किया जाता है. स्टीम इमल्शन नंबर, वाटर और ऑयल को मिक्स किया जाता है हाई टेम्परेचर पे 90 डिग्री के आसपास, और उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे वो कितनी टाइम में वो सेपरेट होता है वो मेजरमेंट होता है. तो स्टीम इमल्शन नंबर का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड्स. आपका जो स्टीम इमल्शन नंबर का यूनिट होता है वो है सेकेंड्स, क्योंकि वो टाइम यूनिट है. यूनिट इज टाइम यूनिट. ओके, तो यूनिट का डिफरेंस हुआ ना. हेलो. सर आर यू देयर? ओके, ओके, समझ में आ गया. यूनिट इसका जो है वो टाइम है, जबकि एनिलीन पॉइंट का यूनिट क्या है आपका? एनिलीन पॉइंट का यूनिट आपका है, टेम्परेचर वो इसका यूनिट है सेल्सियस. टेम्परेचर का यूनिट. यस, राइट. इजी है. एसईएन नंबर जो है वो आपका इमल्जन, ऑयल और वाटर का इमल्जन कितनी देर में सेपरेट होगा उसका टाइम दिखाता है. एनिलीन पॉइंट, ऑयल और एनिलीन पॉइंट सेपरेट कब होगा या तो मिसिबल कब होगा उसका टेम्परेचर दिखाता है, राइट. इमल्जन जितना देर से आपका सेपरेट होता है वो बैड इमल्जन बोल सकते हैं इसको फॉर ल्यूब्रिकेशन, बिकॉज इमल्जन इज ऑल्सो वन ऑफ द ल्यूब्रिकेंट. वो हम जब ल्यूब्रिकेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, राइट. इमल्जन एक टाइप का ल्यूब्रिकेंट है. कब यूज होता है पता है? इमल्जन कब यूज होता है कोई बता सकता है मुझे? कोई आइडिया? कभी सुना है, देखा है कभी? इमल्जन का पता है, यूज कहाँ होता है वो नहीं पता. हाँ, मैं बताता हूँ आपको. जब मेटल की शीट्स कटती है ना, मेटल की शीट्स, तो आपने देखा होगा बहुत एकदम स्पार्किंग होता है. कभी देखा है मेटल शीट्स कटते हुए? यस सर, देखा है. ठीक है, तो इसका मतलब हाँ, मेटल की शीट में पानी डालते हैं, पता है? वो एक्चुअली पानी नहीं होता है, वो एक्चुअली सोप वाटर होता है या तो ऑयल और पानी का मिक्सचर होता है, इमल्जन होता है. इमल्जन दो टाइप का होता है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, राइट. यस सर. तो इमल्जन यूज करने का फायदा क्या एज ए ल्यूब्रिकेंट? तो इमल्जन दो चीजें करता है. देखो, इमल्जन में रहा पानी जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो शीट को ठंडा रखेगा कटते समय, राइट. और ऑयल का तो काम ही है ल्यूब्रिकेशन देना, तो कटिंग जो है आपकी शीट की वो स्मूथ कर देगा. दैट इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन, राइट. इमल्शन का वो मेन एप्लीकेशन एज ए ल्यूब्रिकेंट होता है यहाँ पर. बाकी तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन
that is there. Are you getting my point? समझ में आ गया? यस सर। एकदम क्लियर। SEN Yes, आपको sir. बुक में भी दिया गया है, डोंट वरी, चिंता मत करो। SEN क्या है? बेसिकली उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टाइम टेकन फॉर द सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ऑयल। Separation of water from oil in the emulsion. That is SEN. Right? ये बुक में दिया हुआ है, डोंट वरी। तो आप लिख सकते हो Okay, sir. डिफरेंसेस। Yes. Sir, so क्या? we can write difference that aniline point is a temperature at which aniline and aromatic, नहीं, aromatic and paraffin get. अरे ये सब के डिफरेंसेस आपको ब्लॉग पे मिल जाएंगे। मैंने ब्लॉग पे सारा पोस्ट किया हुआ है। ब्लॉग पे देखो, PDF फाइल पोस्टेड है। डिफरेंसेस करके है ना, उसमें ये सारा चीज लिखा हुआ है। सब मिलेगा, डोंट वरी, सब कुछ मिल Okay, जाएगा sir. आपको। राइट? सारा पॉइंट वाइज पूरे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम और ट्रबल राइटिंग इन दिस। राइट? बोलो, एकदम क्लियर हो गया सबको? अच्छा, इस प्रैक्टिकल में लिखना क्या है तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 7 ऑब्जेक्टिव, ये सबसे पहला लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है केमिकल्स एंड एपरेटर्स। राइट? केमिकल्स एंड एपरेटर्स लिखना है। और लास्ट में आपको ऑब्जर्वेशन टेबल एंड रिजल्ट लिखना है। फाइनली यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। बस इतना ही लिखना है। सिग्निफिकेंस और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आना जरूर चाहिए। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ थियरी, रिमेंबर। ये लुब्रिकेंट में हम लोग करेंगे इसको। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ थियरी एंड यू हैव टू understand this, that how to write this question. Clear? सर जो वो सिग्निफिकेंस वाला क्वेश्चन है हाँ, वो ये पूरा लिखने का 300 पॉइंट है, 400 पॉइंट है इसमें। तो बड़े बड़े फॉन्ट लग गए हों इसलिए। कंफर्म यस यस यस, डेफिनेटली। एक तो वो एरोमेटिक्स है कि नहीं वो कंफर्म करता है। राइट? उसके बाद हायर एरोमेटिक्स जो है वो आपका बैड ऑयल है, और लोअर एरोमेटिक है वो आपका गुड ऑयल है। अच्छे एनिलीन पॉइंट के मतलब अच्छे ऑयल के लिए एनिलीन पॉइंट ज्यादा आएगा, बुरे मतलब बैड ऑयल के लिए कम आएगा। एरोमेटिक कंटेंट जो है, राइट, वो रबर को डिटोरिएट करते हैं, पॉलीमेरिक पार्टिकल चीजों को डिटोरिएट करते हैं, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। बस इतने तो। सर डिटोरिएट मतलब क्या? डिटोरिएट मतलब डैमेज करना, खराब कर देना, गला देना। रबर होता है ना, वो एनिलीन और एनी अदर एरोमेटिक कंपाउंड में गल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अगर आप सोचो एक पैकिंग में मैंने रबर रखा है और अंदर की साइड मैंने ऑयल भरा है, वो पूरा ऑयल जो है वो रबर को अंदर से पूरा डिसॉल्व कर देगा, गला देगा, डिटोरेट कर देगा। तो पैकिंग क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, लीक होना शुरू हो जाएगा ना, आपका ऑयल बाहर आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा है कभी कि जो सस्पेंशन होते हैं उसमें से कभी कभी ऑयल बाहर आता है? कभी देखा है आपने? यस सर। अपने बाइक के सस्पेंशन जो होते हैं उसमें से ऑयल बाहर आता है। क्यों आता है? कि अंदर का ऑयल सील टूट जाता है। ऑयल सील रबर का होता है, तो वो ऑयल सील टूट जाता है तो बाहर आता है। उसमें तो हाइड्रोकार्बन ऑयल ही होता है, लेकिन उसका जो टूटने का रीजन अलग है। अगर खड्डे में जोर से आपकी गाड़ी कूदी है तो उसकी वजह से ऑयल सील टूट गया है, लेकिन ऑयल सील को डैमेज हुआ तो आपका ऑयल बाहर आया कि नहीं सस्पेंशन में से? सो सेम वे, अगर ऑयल सील डिटोरिएट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा ऑयल में, तो क्या होगा? वापस वही होगा कि आपका ऑयल बाहर आ जाएगा, अंदर का सस्पेंशन का ऑयल बाहर आना शुरू हो जाएगा। राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ डिटोरिएट। डिटोरिएट करना मतलब डैमेज करना, खराब करना। यस, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकल? ये दो प्रैक्टिकल, अच्छा, ये दो प्रॉपर्टीज जो है अभी थियरी में भी है, तो ये थियरी में हम आगे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम बचाना है मुझे। रीजन इज बहुत सारा काम हमको करना है। ठीक है? ये दोनों प्रॉपर्टी अभी पूरी आपको आनी चाहिए। मैंने A to